ये कितना ब्लड आता है रीनल सिस्टम में, अगर सर आपको याद? सर 1100 ml। हाँ 1100 ml आता है। ये कौन सी आर्टरी होती है इसकी? यस सर। कौन सी आर्टरी से आता है ब्लड? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? सर एब्डोमिनल अयोर्टा की। एब्डोमिनल एओर्टा। क्या नाम है आपका? बिस्मा? यस सर। चलो ठीक है। सो 22% ऑफ कार्डिक आउटपुट दैट इज अबाउट 1100 मिलीलीटर जो है ना ब्लड जो है ना वो रीनल सिस्टम के अंदर आता है। तो कौन कौन सी ब्रांच इसमें जाते आते ये? एक रीनल आर्टरी, उसके बाद सर इंटरलोबार आर्टरी ठीक, वेरी गुड, उसके बाद एंड आर्क्यूएट आर्टरी। हाँ ठीक है, और फिर एफरेंट आर्ट्रियोल में जाता है, फिर ग्लोमेरुलस में। है ना, पहले अफरेंट आर्टरियोल है फिर इफरेंट आएगा। यस सर, एफरेंट आर्ट्रियोल फिर ग्लोमेरुलस और इफरेंट। उसके बाद इफरेंट के बाद कहाँ जाता है? सर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। उसको क्या कहते हैं उसको? सर वेजा रेक्टा। रेजरेक्ट कहते हैं, शाबाश ठीक है। चलो ठीक है। सो टोटल कार्डिक आउटपुट का जो है ना 22% जो है वो 1100 ml जो है ना ये रीनल सिस्टम में हमारे पास ब्लड आ रहा है। जबकि हमारा बॉडी वेट जो है किडनी का वो है ओनली 0.4 टू 0.5%, यानी जो किडनी का वजन है, कितना वजन बताया था मैंने आपको शुरू का लेक्चर अगर आपको याद हो? सर 150 ग्राम। 150 ग्राम। सो इतना स्मॉल वेट है, यानी कि 0.4 से लेकर 0.5% जो है टोटल बॉडी वेट है किडनी का, मगर उसका जो रीनल ब्लड फ्लो आ रहा है दैट इज अबाउट 22%। और अगर क्वांटिटी में हम देखते हैं इट इज अबाउट 1100 ml। सो ऑन टन पर ग्राम बेसिस किडनी कंज्यूम ऑक्सीजन ट्वाइस द रेट ऑफ ब्रेन बट हैज लेस ब्लड सप्लाई 7 टाइम्स दैट ऑफ द ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है कि जो ऑन अगर हम पर ग्राम देखें किडनी का, पर ग्राम के हिसाब से अगर हम दें इस किडनी को कंपेयर करें हम ब्रेन के साथ, तो उसका ये कह रहा है कि उसमें जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो कम ब्रेन के मुकाबले में 2 टाइम्स है, बट ब्लड सप्लाई जो है वो 7 टाइम्स है। ब्लड सप्लाई इसकी है किडनी की वो 7 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द ब्लड। और दूसरे नंबर पे जिसने बात कही है वो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन हम इसमें जा रही है ब्लड के अंदर 7 टाइम ऑक्सीजन जो इसके अंदर आ रही है उसकी जो मोस्टली जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो रही फॉर द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर मैंने आपको बताया था, किस जगह होता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की? सर लूप ऑफ फैनले में। लूप ऑफ फैनले में सोडियम एब्जॉर्प्शन बताई थी मैंने आपको, और कोई जगह नहीं है? अच्छा चले बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आरबी से क्या हो रहा था, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन द जीएफआर। जीएफआर मीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा है तो हमारा जीएफआर भी ज्यादा होगा। जब जीएफआर ज्यादा होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा है। इससे क्या मुराद है कि when there is an increase in the renal blood flow it lead into the increase in the GFR, and when increase in the GFR जो सोडियम की फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी देन इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, क्योंकि सोडियम सारा का सारा बाहर नहीं जाना, उसने रीअब्जॉर्ब होना है। तो इंक्रीज इन द जीएफआर लीड इनटू इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। और ये मैंने पहले आपको बताया है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इंक्रीज कंजप्शन होती है ऑक्सीजन की, उसके अंदर ज्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट है डिटरमिन ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो, के ब्लड फ्लो के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, किस तरह ब्लड फ्लो जो है डिटरमिन कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 इज डिटरमिन बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट से क्या मुराद है कि वो प्रेशर अक्रॉस द रीनल वास्कुलेचर, वो प्रेशर दैट इज द रीनल आर्टरी में प्रेशर क्या है और रीनल वेल में प्रेशर क्या है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट से क्या मुराद है, the pressure gradient difference between renal artery and the renal vein। समझ आई आपको बात? ये जहां भी लफ्ज इस्तेमाल हो तो प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब कि दो चीजों के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। सो हियर इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इन द renal artery
एंड डिफरेंस इन द रीनल वेन, यानी कि रीनल आर्टरी का जो प्रेशर कितना है और उसका रीनल वेन में प्रेशर कितना है। रीनल आर्टरी प्रेशर कितना आएगा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट सिस्टेमिक प्रेशर, और सिस्टेमिक प्रेशर कितना है हमारा एओर्टा में से कितना आ रहा होता है हमारा। रोल नंबर 3 सीरत फातिमा, सीरत फातिमा, ये कौन बोले थे अभी, ये 120 किसने कहा था अभी बताए ना सर मुबीन। यस हाँ मुबीन साहब आपने बिल्कुल सही बताया कि जो सिस्टेमिक प्रेशर है दैट इज 120 mm ऑफ मर्करी है। यूनिट हमेशा आपने साथ में जरूर बताया करें। सो रीनल आर्टरी का प्रेशर सेम है एज वेल एज द सिस्टेमिक प्रेशर, और सिस्टेमिक प्रेशर कौन सा है जो हमारा एओर्टा के अंदर है, और एओर्टा के अंदर प्रेशर हमारा है 120 mm ऑफ मर्करी। सो प्रेशर ग्रेडियंट अब क्या हो गया कि रीनल आर्टरी का प्रेशर है 120 mm ऑफ मर्करी, और रीनल वेन का प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 to 4 mm ऑफ मर्करी। ये हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये प्रेशर ग्रेडियंट है between the renal artery and the renal vein, or and it is divided by the total renal vascular resistance। renal vascular resistance से क्या मुराद है कि जो रेजिस्टेंस हमें आर्टरीज में या आफ्रंट या इफरंट आर्टरियोल में हमें मिलती है दैट इज नोन एज द रीनल वास्कुलर रेजिस्टेंस। सो जब हम टोटल प्रेशर को डिवाइड करेंगे रीनल रेजिस्टेंस से, तो ये हमारे पास ये एक्चुअल हमारे पास आ जाएगा रीनल ब्लड फ्लो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस इन दिस चैनल इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस। ये आपको मैं बहुत शुरू में बताया था कि जो इसकी जो सप्लाई है वो सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक का मेन फंक्शन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये वेजो डायलेशन है। रोल नंबर 22 कंस्ट्रिक्शन। हाँ, वेजो कंस्ट्रिक्शन, the main function is sympathetic, that is the vaso constriction. So change in the systemic blood pressure does not affect the renal blood flow, but this effect is minimized by the autoregulative mechanism। इसका क्या मतलब है कि अगर ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आ रही है, ब्लड प्रेशर में कोई मेन चेंजेस आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर 80 से 170 हो गया डिफरेंस बिटवीन, यानी कि उसमें ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आ गई है, सिस्टेमिक की मैं बात कर रहा हूँ कि 80 से 170 की चेंजेस आ रही है, फॉर एग्जांपल ये एक ये मेन डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नॉर्मल 120 है ना, अगर ये एकदम 170 हो जाता है या रिड्यूस होकर 80 हो जाता है, ये एक मेन डिफरेंस आ रहा है। वो ये कहता है कि अगर इतना डिफरेंस आ जाता है खुदा ना खास्ता, चेंज इन द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द रीनल ब्लड फ्लो, उसको रीनल ब्लड फ्लो को चेंज नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर हमारे अंदर ऑलरेडी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है किडनी के अंदर। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि व्हेन देयर इज चेंज इन द रीनल आर्टेरियल प्रेशर, और रीनल आर्टेरियल प्रेशर कहाँ से आ रहा है, सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर। तो सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर हमारे पास होता है 120 कंसिडर होता है नॉर्मल। अब अगर इसमें वेरिएशन आ जाती है कि या तो ये 170 हो जाए बहुत ज्यादा है, या ये कम हो जाए 80 हो जाए, ठीक है। अगर ये यानी कि रीनल जो है ब्लड फ्लो का प्रेशर जो है ना बिटवीन 80 से 170 के दरमियान में अगर रहता है, तो वो जो क्या नाम GFR है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि उसकी जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है किडनी के अंदर वो उसको कंट्रोल करता है। ये आपकी बुक से चार्ट लिया है मैंने, इसमें मुख्तलिफ प्रेशर दिखाए गए हैं कि कौन सी वेसल में कितना प्रेशर है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल ये रीनल आर्टरी अगर ले लें, अगर वो कहते हैं कि रीनल आर्टरी में अगर 100 प्रेशर आ रहा है तो एंड पे भी इसका 100 होगा, तो रेजिस्टेंस जब वो 0 है। इंटरलोबाल आर्क्यूट एंड इंटरलोबल आर्टरीज में 100 प्रेशर तो आ रहा है, मगर एंड पे जो है जहाँ से वो आगे जा रहा है दैट इज 85, तो रेजिस्टेंस आ गया उसके अंदर तकरीबन 16 या 15, और आफ्फरेंट आर्टरी में प्रेशर जो है वो 85 है। यही 85 यहाँ पर आ गया, जो आर्क्यूट प्रेशर है यहाँ पे एंड हुआ था 85 पे, एंड दिस प्रेशर इज द फर्स्ट प्रेशर ऑफ द आफ्फरेंट आर्टरीज, ठीक है। ये आफ्फरेंट आर्टरीज के प्रेशर, और यहाँ पे ये जो आफ्फरेंट आर्टरीज ग्लोमेरुलर में चले गए तो वहाँ पे इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और रेजिस्टेंस की वजह से इट इज रेजिस्टेंस है यहाँ पे 26, और ग्लोमेरुलर में है 60 है, और जब ग्लोमेरुलर से जो बाहर जा रहा है तो ये 59 है, तो यहाँ पे
रेजिस्टेंस जो है सिर्फ 1 की है। अब आप आ जाए इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ। इफरेंट आर्ट्रियोल जब स्टार्ट हो रही है तो वहां पे प्रेशर यही वाला आ गया 59 जो है यहाँ पे इधर आ गया इफरेंट आर्ट्रियोल का, और ये जब आगे जो जा रही है क्या नाम पेरिट्यूबुलर की तरफ जा रही है तो वहां पे ये 18 हो गया, तो ये डिफरेंस आ गया। तो देखें मेन रेजिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है 59 से 18, 43 जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट है पेरिट्यूबुलर के पुलिस, ये 18 प्रेशर यहाँ पर आ गया, ये इसका स्टार्ट है। और पेरिट्यूबुलर से जब ये आगे जा रहा है ब्लड तो ये यहाँ पे एंड 8 हो गया, तो डिफरेंस आ गया रेजिस्टेंस का, दैट इज 10 mm ऑफ मर्करी। उसके बाद ये इंटरलॉब्यूलर और आर्कुएट वेन में 8 है, और यहाँ पे एंड हो गया 4। ये वही आपको बताया था कि ये जो है ना हमारी वेन का प्रेशर है, ये रीडल वेन में आखिरी जो एंड प्रेशर है दैट इज द 4 mm ऑफ मर्करी। अब आप ये देखें कि बिगिनिंग हुई हमारी ये 100 mm ऑफ मर्करी से, ये रीनल आर्टरी का जो प्रेशर है या 120 आप देख ली, यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए इस तरह रखा हुआ है कि 100 अगर बिगिनिंग में है तो एंड पे भी उसका 100 है। उसके बाद ये प्रेशर डिक्रीज होते होते रीनल वेन के अंदर जो है ये 4 होता है। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आ गया, यानी प्रेशर ग्रेडेड यहाँ पे कितना बन गया 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 ये हो गया इसका प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर डिफरेंस आ गया। इसको चार्ट का आप अपने बुक में देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा दिया हुआ चार्ट। अच्छा, then blood flow in the vasa recta of the renal medulla is very low as compared to the cortex। अब आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी कि रीनल सिस्टम के रीनल जो है उसके दो पोर्शन है, एक कॉर्टस है और एक मेडल्ला है। एक कॉर्टस है और एक मेडल्ला है। जो हमारे पास ये नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं सर 2। चले कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, क्या नाम है उनके शाबाश बताएं। सर कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हाँ, कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनके जो है ना मोस्टली जो इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो मोस्टली इनका मेडल्ला में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि लूप ऑफ हेनले जो है ना ये जो है ज्यादातर मेडल्ला में पड़ा हुआ है। अब कॉर्टेक्स में जो है रीनल फ्लाइट रीनल ब्लड फ्लो है वो मैक्सिमम है, दैट इज 98 to 99%। और मेडल्ला में जो है ना ओनली 1 to 2%। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ना 1 to 2% ये हमें सप्लाई कर रहा है कहाँ पे वैसा रेक्टा के अंदर, ठीक है। blood flow in the vasa recta of the renal medulla is very low as compared to the flow in the renal cortex, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम ब्लड जो हमारा फ्लो हो रहा है वो कॉर्टेक्स में हो रहा है, और मेडल्ला में जो ना ये ओनली 1 to 2% इसमें आ रहा है। नेक्स्ट इज अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीनल ब्लड फ्लो। ये आपको मैं एक दफा पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ये हमारे 4 फैक्टर थे। इस तरह अब्दुल रहमान भी हमें बताया था शुरू में जब मैंने उसे क्वेश्चन किया था कि ये 4 सेक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। 2 ये है। तीसरा ये है कि बोन में कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड बोन में कैप्सूल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रेशर है कि जिस पे हमारा जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो जो है वो डिपेंड करता है। ये प्रेशर आपको याद होना चाहिए कि 60 कौन सा 18 कौन सा है, और अल्टीमेटली जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है दैट इज +10। नेट फिल्ट्रेशन कितना है? नेट फिल्ट्रेशन कितना बताया था अभी? +10 +10 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। अब ये है जो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the hydrostatic and the oncotic pressure। अब इसमें सबसे पहले ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फिर वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स में आ जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंडोथेलिन। उसके बाद है ऑटोकाइड्स हैं, वेसोप्रेसिन दैट आर रिलीज इन द किडनी एक्ट लोकली। उसके बाद ये रीनल मैकेनिज्म, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये आपको पहले बताया था कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीजेस जीएफआर, क्या मतलब है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देती है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना वेजो कंस्ट्रिक्ट, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे देन व्हाट हैपन कि उसका जो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड कम आएगा तो उसका फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा।
So now you can understand renal blood flow vessel, especially the afferent and efferent arteries have abundant sympathetic nerve supply. ठीक है, strong sympathetic stimulation causes the renal arterial constriction. जब renal arterial constriction होगी, then it lead to the decreased renal blood flow and the GFR. क्या मतलब हुआ कि रीनल नॉर्मली रीनल ब्लड फ्लो जो चल रहा है, अगर हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वहां पे ज्यादा हो जाती है, देन व्हाट हैपन, इट कॉजेज अ रीनल आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन. जब वहां पे कंस्ट्रिक्शन होगी रीनल आर्टरी की, तो फिल्ट्रेशन जो है वहां से वो कम हो जाएगी. सो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज द जीएफआर. अब वो नेक्स्ट बताते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट अगर स्टिमुलेशन तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लिटिल होगा या नो इफेक्ट ऑन द रीनल ब्लड फ्लो एंड द जीएफआर. ये है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन. अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो रही है तो ये इफेक्ट आ रहा है. देन देयर इज स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, इट लीड्स टू द डिक्रीज आरबीएफ एंड द जीएफआर. अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो नो इन्फ्लुएंस ऑन द आरबीएफ एंड द जीएफआर. तो ये है सिंपैथेटिक का रोल इन द किडनी. नेक्स्ट ये अगर ये एक डायग्राम दिखाएगा कि अगर प्रॉब्लम होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो देन व्हाट हैपन. अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो क्या होगा, डिटेक्ट बाय द एओर्टिक आर्क एंड द कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर. ये आप फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं. तो वहाँ फिर ये इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इट लीड टू द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. देन नीचे आप आ जाए, आर्टीरियल वेजोकंस्ट्रिक्शन. जब ये इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो गई तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई है. जब वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई देन इट लीड टू द आफ्फरेंट आर्टीरियल वेजोकंस्ट्रिक्शन. जब आफ्फरेंट की आपको बताया, जब ये कंस्ट्रिक्शन हो गई तो डिक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर. जब ब्लड यहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है तो ग्लोमेरुलर का प्रेशर जो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. जब इसका प्रेशर डिक्रीज हो, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द जीएफआर. जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा. जब जीएफआर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम. ठीक है, जितना जीएफआर डिक्रीज होगा उतना यूरिन वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा. जब यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो कंजर्वेशन हो जाएगी साल्ट एंड द फ्लूइड. ठीक है, जब जीएफआर डिक्रीज हो रहा है तो फिल्ट्रेशन भी कम हो रही है. जब फिल्ट्रेशन कम हो रही है तो कंजर्व हो रहा है, हमारा फ्लूइड भी कंजर्व हो रहा है और साल्ट भी हमारा कंजर्व हो रहा है. और इस इंक्रीज इस लीड टू द इंक्रीज इन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. तो ये डायग्राम पिक्चर में क्या बता रही है कि अगर ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, अगर ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है तो वो किस तरह किडनी जो है वो उसको कंपनसेट करती है. ठीक है, पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से, फिर जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा. फिर जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा तो यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. जब यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो कंजर्वेशन हो जाएगी फ्लूइड की और साल्ट की. जब इन दोनों की कंजर्वेशन हो गई है तो क्या हो गया है कि इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. तो ये एक पिक्चर दिखाई गई. अगर ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है तो किडनी उसको कैसे कंट्रोल करती है. ये अक्सर क्वेश्चन उसमें भी आता है, अपना एससीक्यूज भी आता है, और प्लस वाइवा में ये पूछी जाती है कि किडनी में क्या सिस्टम है अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए. यानी दूसरे लफ्जों में इस तरह हम पूछ सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द बॉडी इफ ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज इन द सिस्टमिक सर्कुलर. अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो बॉडी उसको कैसे बूस्ट अप करती है. तो उसमें ये कितने का रोल आप बता सकते हैं कि वो किस तरह उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है कि एससीक्यूज भी है ये और वाइवा क्वेश्चन भी है ये आपके लिए. देन इज द हार्मोनल एंड ऑटोक्राइट कंट्रोल ऑफ द रीनल सर्कुलेशन. हार्मोन आपको बताया था कि नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है. ठीक है, ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला. नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला एंड सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन. तो एड्रिनल, अभी ये एड्रिनल मेडुला के हार्मोन आपने नहीं पढ़े हैं. जब ये पढ़ेंगे तो ये इसकी डिटेल भी थोड़ी सी वहाँ पे आपको मजीद मिल जाएगी. एज फार द यूरिनरी सिस्टम, ये आप इतना याद कर लें, दीज आर रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला एंड सम सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग. अब इसका फंक्शन मेन क्या है, पोटेंट
कंस्ट्रिक्टर ऑफ द afferent and efferent arterioles। ठीक है, इसका भी सेम है जो हमारा था सिंपैथेटिक का, यानी कि उसी के पैरेलल इसका ये सिस्टम चल रहा है कि ये भी पोटेंट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द afferent एंड द efferent artery। जब ये कंस्ट्रिक्टर हो गया, जब इसमें कंस्ट्रिक्शन आ गई है तो रिड्यूस इन द रीनल ब्लड फ्लो एंड द GFR। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ब्लड लेवल्स ऑफ दिस हार्मोन्स आर पैरेलल टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी जिस तरह इसकी इंक्रीज होगी इस तरह ये भी इंक्रीज हो जाएगा। हैव नो इन्फ्लुएंस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। और एक ये कि एंडोथेलियल हार्मोन जो है ना ये रिलीज होता है कहाँ से, ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाए तो या डैमेज हो जाए, दिस हार्मोन इज पेप्टाइड इन नेचर। एंडोथेलियम जो है ये पेप्टाइड इन नेचर है एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द डैमेज वास्कुलर एंडोथेलियल सेल ऑफ द किडनी एंड अदर टिश्यूज। अगर कोई एंडोथेलियम जो है हमारे ब्लड वेसल की कोई डैमेज हो रही है तो ये हार्मोन जो वहाँ से रिलीज हो रहा है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कंपनसेट करता है हीमोस्टेसिस में। हीमोस्टेसिस में जो है ना ये कंट्रीब्यूट करता है, तो यानी कंट्रीब्यूट इन द हीमोस्टेसिस व्हेन एंडोथेलियल सेल्स आर डैमेज। अच्छा, अब ये कंडीशन बताइए कि प्लाज्मा एंडोथेलियल लेवल्स आर रेज्ड इन प्री एक्लेम्सिया, ये क्या है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक यूरेमिया leading to vasoconstriction and decreased GFR in this condition। So एंडोथेलियम जो है किस किस चीज में कंडीशन में रेज हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया, इसको हम टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी क्या मुराद है कि इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है। ये रीनल फेलियर है, क्रोनिक यूरेमिया है, और इन कंडीशन में इसकी जो है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन 2। दिस इज द पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द efferent arterioles। ठीक है, ये हार्मोन जो है ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द efferent arterioles। तो जो पहले वाले थे वो दोनों के थे, afferent के और efferent के, ये है सिर्फ efferent arterioles। जब efferent arterioles कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हमारा GFR बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जब हमने जहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है वो हमने रोक लिया तो ब्लड पीछे रुक गया। जब ब्लड पीछे रुक गया तो इंक्रीज इन द GFR, इंक्रीज इन द GFR एंड डिक्रीज इन द रीनल ब्लड फ्लो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब efferent arteriole कंस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, या उसकी रिड्यूस हो गई है, उसकी क्या नाम है, ब्लड उसमें से जाना रिड्यूस हो गया है, तो इंक्रीज इन द GFR, increase angiotensin leads to increase in the GFR and decrease in the renal blood flow। अब ये क्या है, अगर रिड्यूस हो गया आर्टीरियल प्रेशर, अगर आर्टीरियल प्रेशर रिड्यूस हो गया है, इससे क्या मुराद है, सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर रिड्यूस हो गया, या हमारा वॉल्यूम डिप्लेशन हो गया, अगर हमारे बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो गया है, हम इनटेक कम ले रहे हैं, ठीक है, इनटेक हम कम ले रहे हैं, या हमारा आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, इट लीड्स इनटू द इंक्रीज एंजियोटेंसिन फॉर्मेशन। तो जब ये एंजियोटेंसिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो इंक्रीज इन द efferent arterial tone, ये आपको जैसे पहले बताया। सो प्रिवेंट डिक्रीज इन GFR एंड डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, जब ये efferent arterioles को कंस्ट्रिक्ट करेगा, उस पर इफेक्ट होगा, तो उसको GFR को इस पर असर होगा और रीनल ब्लड फ्लो पर, एंड इट लीड इन द इंक्रीज इन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब ये चीज efferent arterioles कंस्ट्रिक्ट हो गया है, GFR बढ़ गया है, रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है क्योंकि आगे पास ऑन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, उसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसकी फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जब फिल्ट्रेशन बढ़ गई है तो क्या होगा, इंक्रीज इन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन बढ़ गई तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द proximal convoluted tubule, peripheral tubular capillary network of the sodium and water, so restoration of depleted blood volume and artery। ये वही जो पिक्चर मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, ये उसी तरह ही है
कि ब्लड प्रेशर जब लो हो रहा है तो एंजियोटेंशन की सिक्रीशन बढ़ रही है। जब एंजियोटेंशन की सिक्रीशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिस्ट्रिक्शन हो रही है, और उसके बाद जो है जो ब्लड वॉल्यूम जो है और आर्टरी प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट इज द एंडोथेलियल derived nitric oxide released by the vascular endothelium throughout the body। ये इतना वो ये इम्पोर्टेंट है एज फार एज ऐसी क्वेश्चन। तो ये इसके बारे में आपको पता होना कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है। सो इट इज रिलीज बाय द वास्कुलर एंडोथेलियम थ्रूआउट द बॉडी एंड फंक्शन क्या है, डिक्रीज इन वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड बेसल लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रीनल परफ्यूम। सो ड्रग इनहिबिटर फॉर्मेशन नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि अगर डिक्रीज जीएफआर हो गया या सोडियम एक्सक्रीशन हो गया तो उसके लिए कंट्रोल हो रहा है इसमें। ये नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द ब्रेडिकाइनिन causes the vasodilation। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। जो हम पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन हम बता रहा था, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है कि ये वेजोडाइलेशन कर रहा है। जो पहले वाला था वो भी वेजोडाइलेशन करता था, ये वाला है ये भी वेजोडाइलेशन कर रहा है, मतलब उसका रोल कम है एज कंपेयर टू द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द ब्रेडिकाइनिन। सो दिस causing the vasodilation of the renal vessel and increase in the renal blood flow and the GFR. So the role of prostaglandin and bradykinin in renal blood flow is not important as इतना important इसका role नहीं है as compared to the vasoconstriction है वो ज़्यादा important है as compared to the vasodilation. So prostaglandin may help to prevent vasoconstriction of the afferent artery caused by the sympathetic stimulation. यह क्या कर रहा है, ये help to prevent vasoconstriction of afferent arteriole caused by the sympathetic system। यानी जो sympathetic stimulation से vasoconstriction हो रही है उसको ये प्रिवेंट कर रहा है। ये क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स given in stressful condition may reduce the renal perfusion and the GFR. Autoregulation, ऑटो रेगुलेशन हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है कि रीनल ब्लड फ्लो आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसके डिटरमिनेंट्स क्या है और रीनल ब्लड फ्लो का जो फिजियोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, उसमें कौन कौन से हार्मोन है, सिंपैथेटिक क्या कर रहे हैं, एंडोथेलियम क्या कर रहे हैं, पैरल, और ये दूसरे जो है जो न्यू सेंटर के वेजोकंस्ट्रिक्टेड कौन है इसके और वेजोडाइलेटर कौन है इसके। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR एंड द रीनल ब्लड फ्लो। एनी क्वेश्चन? सर ये बताएं, एंजियोटेंसिन 2 वाला रिपीट कर दें। एंजियोटेंसिन वाला 2 रिपीट कर दिया तो बहुत आसान है। ये आ गया एंजियोटेंसिन 2 वाला। These are the powerful vasoconstriction of the efferent arterioles। देखिए जी सिंपैथेटिक का हमने बताया था कि वो है आफ्फरेंट और इफेरेंट दोनों को उसका असर हो रहा है, और एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट हो रहा है इफेरेंट आर्टरियोल पर। देखिए जी अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, एक आफ्फरेंट है, एक ग्लोमेरुलस है, उसके बाद इफेरेंट आर्टरियोल है। अब आफ्फरेंट से ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस में जा रहा है, आगे इफेरेंट जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है या वहां से कम ब्लड जो है ना वो आगे पास होना है। जब वहां से कम ब्लड पास होगा तो जो ब्लड पीछे रह गया है ग्लोमेरुलस में, उसको हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए टाइम ज्यादा मिल गया है, फिल्ट्रेशन का टाइम ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन द एंजियोटेंसिन 2, जब ये इसने इसको वेसोकंस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, जब वेसोकंस्ट्रिक्ट कर दिया तो ग्लोमेरुलस को जो है ना टाइम ज्यादा मिल गया,
तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन वहां पे ज्यादा हो जाएगी। सो इंक्रीज इन द जीएफआर, इंक्रीज इन द जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बट फिल्ट्रेशन तो उसकी बढ़ गई है, बट डिक्रीज इन द रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे ब्लड पास ऑन नहीं हो रहा। तो जो जितना ब्लड शुरू में आ गया था उसकी फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी और उसके बाद फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीछे से जो है रीनल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया है। जब पीछे से रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया देन क्या हुआ? रिड्यूस आर्टेरियल प्रेशर और वॉल्यूम डिप्रेशन लीड इनटू द एंजियोटेंसिन 2। ये फिर वही है कि इंक्रीज इफरेंट आर्टेरियल टोन प्रिवेंट द डिक्रीज इन द जीएफआर। ठीक है, जब पीछे से आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, पीछे से आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम डिप्लीशन हो गया, फिर एंजियोटेंसिन रिलीज हुआ तो ये क्या करेगा? इफरेंट आर्टेरियल को मजीद कंस्ट्रिक्ट कर देगा। सो प्रिवेंट द डिक्रीज इन द जीएफआर एंड डिक्रीज इन द renal blood flow, so it lead to the increase in the tubular reabsorption। जब ब्लड जीएफआर आ गया, जीएफआर की बढ़ गई है, जब जीएफआर बढ़ गया है तो उसमें से फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी। जब फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई है तो उसमें हमारे पास सोडियम भी बाहर निकल गया और वाटर भी चला गया, तो इसकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी क्योंकि ये फिल्ट्रेशन इसकी बहुत ज्यादा हो गई है ड्यू टू द इफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्शन। इसकी फिल्ट्रेशन ज्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे जीएफआर बढ़ गया था। जब जीएफआर बढ़ गया तो इसकी फिल्ट्रेशन बढ़ गई, सोडियम की और वाटर की फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। जब इसकी बढ़ गई है तो उसकी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। पहले ये फिल्टर ज्यादा हो गया तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ जाएगी? ड्यू टू द रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो उसका डिक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से वहां से ब्लड स्लो स्लो आगे जा रहा है, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी उस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और कोई और चीज पूछी इसमें आपने? एनी क्वेश्चन? नो सर। हैं? समझ आ गया? तो कल आपने ना रीनल ब्लड फ्लो आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, पैटर्न से आपने पढ़ना है। कोई चीज समझ ना आए तो कल आप दोबारा मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो कल जो हम पढ़ेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो। तो इसके लिए आपने कल ये डेक्स्टर मेडुलरी apparatus की आपने पढ़ना, ये यूनिवर्सिटी